नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, बजट में ऑटो पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है। कहीं पर ये खबर आ रही है कि तजावीज़ ये हैं कि हाइब्रिड गाड़ियां जो है वो महंगी होने जा रही हैं। कहीं पर ईवी गाड़ियों को जो है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उनको नहीं छेड़ा जा रहा। इंपोर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ों को तब्दील किया जा रहा है। गाड़ी अगर आपने लीज़ पर लेनी है तो उस पॉलिसी को भी तब्दील किया जा रहा है। असल में होने क्या जा रहा है, क्या तजावीज़ हैं, और जो हमारे पूरे मुल्क में जो कार डीलर्स एसोसिएशंस हैं, जो कार डीलर्स हैं, जो एक्चुअली ये बिज़नेस करते हैं, जो इस सेक्टर का बड़ा मेन हिस्सा है, वो इन तमाम पॉलिसीज़ के चेंजेस को किस तरह से देखते हैं, उसका इंडस्ट्री पर, एक बायर की जेब पर कितना फ़र्क पड़ेगा, और इस बारे में अंदर की खबर क्या है ये आपको बताएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, बजट के बारे में बहुत सी बात की जा रही है, बहुत सी तजावीज़ मुख्तलिफ़ सेक्टर्स को अफेक्ट भी कर रही हैं। कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अच्छी चीज़ें भी होने जा रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट को इस वक्त या तो साकत करके रख देती हैं, एक स्टेबिलिटी जो चल रही होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। और ऐसा ही होने जा रहा है जब हम तजावीज़ डिस्कस करते हैं गाड़ियों के हवाले से, कि बहुत सी पॉलिसीज़ जो हैं वो तब्दील होने वाली हैं। वो गाड़ियाँ आपने अगर नहीं लेनी है, अगर आपने बेचनी है, वो सेकेंड हैंड कार के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगी, वो ईवी गाड़ियों का क्या चेंज होने वाला है। हाइब्रिड गाड़ियाँ, अगर आप इतना इनकरेज कर रहे थे लोगों को कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की तरफ जाएं, और आप कहीं ना कहीं उनको अकोमोडेट करते रहे हैं माजी में आपकी पॉलिसीज़, और अब एकदम से ऐसा लग रहा है कि जो टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करना शुरू हो जाएंगी, लोगों की पहुंच से बाहर होना शुरू हो जाएंगी। कितनी हकीकत है इसमें, कितनी सदाकत है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ और पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, हाफिज़ सज्जाद साहब। उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका इन तमाम तजावीज़ प्रपोजल्स, क्योंकि बजट तो आना है अभी और एक अभाम तो मौजूद रहता ही है, लेकिन ये भी सुनने में आता है कि पहले जो खबर सुना दी जाती है ना, जो एक दफ़ा लीक कर दी जाती है, वो समहाउ वही नज़र आती है हमें बजट के अंदर भी। तो हाफिज़ साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शुरू हम यहाँ से करेंगे कि मार्केट एकदम रुक जाती है जब ये बजट तजावीज़ की खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं, और बजट से पहले इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि स्टेबिलिटी आने ही नहीं दी जाती। पाकिस्तान के अंदर एक ऑटो पॉलिसी आती है 2016-21 की, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो सारी पॉलिसी ऐसे लगता है कि ये पॉलिसी किसी फ़र्द की थी और अगली गवर्नमेंट आई और उसको उस फ़र्द से कोई गुस्सा था उस पर, और वो उसने ऑटो पॉलिसी को देखा ही नहीं। और अब ये गवर्नमेंट पिछले 4 साल से अगर गवर्नमेंट चल रही है तो इन्होंने भी नहीं सोचा कि ये सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर ये सेक्टर है आफ्टर पेट्रोल लेवी, जो गवर्नमेंट वहाँ से इकट्ठा करती है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट टैक्स गवर्नमेंट को यहाँ से इकट्ठा होता है। आप पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? आप क्यों नहीं कहते कि ये हमारी पॉलिसी 10 साल या 5 साल या 7 साल तक चलेगी? आपने पहली मरतबा देखा पाकिस्तान में 2017 के बाद अब हमारी तकरीबन 2.25 लाख गाड़ियाँ अब तक बिक चुकी हैं, और ये अब आगे 3 लाख तक टारगेट है। चलें 2.5 लाख 260 भी बिक गई तो एक सालाना का। तो अगर इतना बड़ा आपका एक सेक्टर है और आपको इतना बड़ा टैक्स वो देता है, आप उसके लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? इस तरह ग्रोसरी स्टोर नहीं चलते, इस तरह रेडी वाला भी नहीं चलता। उसे भी पता है मेरे पास इतने पैसे हैं और सुबह मैंने इतनी शॉपिंग करनी है और शाम तक इतना मेरा फ्रूट बिकेगा और इतना फ्रूट मेरा खराब हो जाएगा। यहाँ वो नहल और नालायक लोग बैठे हुए हैं, पहले ये नहल भी हैं, नकम्मे भी हैं, ब्यूरोक्रेट, ये पॉलिसी नहीं बनाते। और अगर कहीं पॉलिसी बनने लगती है तो फिर इनके ज़मीर बिक जाते हैं, ये कहीं पे रुकते नहीं हैं। एक फॉर्च्यूनर पे बिकने वाली ब्यूरोक्रेसी, हमारी टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी एक फॉर्च्यूनर पे बिक जाती है। हमारे टॉप लेवल का सेक्रेटरी जो है वो एक बिक जाता है आपके रेवो पे। तो ना इनका ईमान है ना इनका दिमाग है। तो कोई एक चीज तो ये गवर्नमेंट, ये देखिए, ये तो जज्बाती बात नहीं, जज्बाती बात नहीं है। मैं जज्बाती बात कैसे, आप मुझे बताएं कि आपने ऑटो पॉलिसी बनानी है कि नहीं, पहले यहाँ पे बता दें। बनानी है तो मुझे चलना है ना। देखिए, आप सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर से अगर ये सलूक कर रहे हैं कि उसकी कोई पॉलिसी नहीं है, 6 महीने के बाद आपकी पॉलिसी चेंज होती है, आपको पता है 6 महीने के बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। मिनी बजट तो हर सेक्टर को मुतासिर करता है ना। आप मिनी बजट का जिक्र करें, बजट का मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी पॉलिसी एक नहीं रहती। ये कोई जज्बाती बात नहीं है, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं कि आपकी पॉलिसी कोई नहीं है। आपको 5 साल 10 साल के लिए पॉलिसी तो दे देना, आप तो 1 साल की पॉलिसी देने के भी काबिल नहीं है। तो आपने इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बनाए, इतने ब्यूरोक्रेट्स तनख्वाहें ले रहे हैं, वो क्या करते क्या हैं? उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप 10 साल की पॉलिसी दे दो ना। IMF आज आपको कह रहा है कि आपने हाइब्रिड पे टैक्स लगाएं और अपना पूरा करें, टैक्स रेवेन्यू जो है आपका कलेक्शन है उसको पूरा करें। हाँ। मसला टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टेज है।
ना कि हाइब्रिड गाड़ियों पे आईएमएफ आपको कह रहा है टैक्स लगाओ। भाई आपने 5,000 15,000 रुपए इकट्ठा करना, कहाँ से करना है? ये आपने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आपको आईएमएफ डिक्टेशन नहीं दे रहा इस चीज़ की कि फलां चीज़ के ऊपर जो है ना टैक्स लगाना शुरू कर दो। वो आपसे कह रहा है अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ। आप अपना टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय, टैक्स के लिए सेक्टर्स ऐड ऑन करने की बजाय, जो ऑलरेडी सर्कल के अंदर हैं टैक्स पे करने वाले सेक्टर, आप उनको निचोड़ रहे हैं। अब आपके पास ऑप्शन क्या बच जाती है, जो आपने जिक्र किया ना कि अगर आपने गाड़ियों के लिए पॉलिसी बनानी है और आपने उसके अंदर कहीं ना कहीं टैक्स लगाना है, तो अभी आजकल हॉट चीज़ क्या चल रही है? हाइब्रिड गाड़ियाँ। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की चल रही है? फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ जो कि हाइब्रिड हैं या इलेक्ट्रिक हैं। इलेक्ट्रिक को आपने इन्वायरमेंट के जुमरे में डाल के थोड़ा सा साइड पे कर दिया अभी तक की तजावीज़ के मुताबिक। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि जी हाइब्रिड गाड़ियों पे टैक्स लगा दो, इसका कितना नुकसान होगा इस पूरी इंडस्ट्री को? मेरी बात सुनिए, हमारा सबसे बड़ा मसला जो पेट्रोल आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट बिल है। इंपोर्ट बिल हमारा इतना बड़ा है कि हमारी जो रेमिटेंस आती हैं या एक्सपोर्ट को भी मिलाते हैं तो वो उसको कम्पीट नहीं कर पाता। और हमारा सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के ऊपर जो एक खतरा मंडला रहा है वो यही है कि हमारा इंपोर्ट बिल जो पेट्रोल का है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यही है जी मसला। और वो इंपोर्ट बिल आपका शॉर्ट कैसे हो सकता है? उसके दो ही तरीके हैं, हाइब्रिड और ईवी गाड़ियों को सारी दुनिया इस पे चल रही है। नहीं, उनको इंपोर्ट मतलब उसकी सेल बढ़े, सड़कों पे वो गाड़ियां ज्यादा आए, लेकिन वो सेल नहीं बढ़ने दे रहे ना। आप जब महंगी कर देंगे सर तो लोग तो रीथिंक करना शुरू कर देंगे। देखिए मैं मसला हमारे साथ सिर्फ एक है, वो ये है कि हमारे पास पॉलिसी कोई नहीं है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी नहीं है। दुख की बात यह कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे तो चले कोई कहते हैं कि यार 5 साल नहीं 10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, आपके पास एक दिन की पॉलिसी नहीं है। और आप नज़ला क्या गिरा रहे हैं ऑटो सेक्टर पे। ऑटो सेक्टर से आप टैक्स भी इकट्ठा करना चाहते हैं, आप अपना इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। मैं ये समझता हूं, देखें कि आप 4 साल से गवर्नमेंट में बैठे, कब तक आप इमरान खान पे डालते रहेंगे? कब तक आप लोगों को ये सुनाते रहेंगे कि जी आईएमएफ हमसे ये करवा रहा है? कब तक आप लोगों से ही मतलब आप 3 लाख गाड़ियां क्यों नहीं बेचते? आपने ये क्यों तैयार कर लिया कि हम 2 लाख गाड़ियों से वो टैक्स लेंगे और 3 लाख गाड़ियों से वो टैक्स नहीं लेंगे? आप हर चीज में उद्यम मचाते हैं, उसका बेड़ा गर्क करते हैं, और बेड़ा गर्क करने के बाद आप कहते हैं जी अब इसको सही करने में बड़ा टाइम लगेगा। आप 3 लाख गाड़ियों का टारगेट है, आप मुझे बताएं, आप 3 लाख गाड़ियां नहीं, आप 4 लाख गाड़ियां बेच के वो टैक्स इकट्ठा क्यों नहीं करते? उससे रोजगार किस तरह चलेगा, उससे मईशत का पहिया किस तरह चलेगा? वो सारी चीजें देखें, कितने सेक्टर एक ही सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का, लाखों लोगों का रोजगार इस एक सेक्टर से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट गाड़ियों पे रिलैक्सेशन दे, और जहां 2 लाख गाड़ियां बिकनी थी, 2.5 लाख बिकनी थी, गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी सस्ती होगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो वही टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा बिजनेस देकर। अब देखिए आपने क्या करना है, आप ईवी गाड़ियों को अगर सपोज उसी को आप अभी चलें, इनको थोड़ी सी अकल आ रही है कि जी ईवी पे टैक्स ना लगाएं, सही, मतलब लोगों को पहले तो ये एक शो कराते हैं कि आईएमएफ कह रहा है जी हाइब्रिड पे गाड़ी। आईएमएफ कोई नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं मैं पैसे पूरे कर दो, कहां से करने हैं, ना लगाओ, किसी एक चीज में भी टैक्स ना लगाओ, आईएमएफ को बदनाम करते नहीं चलिए अपनी जान छुड़ाने के लिए। दूसरी चीज ये देखें, आप ईवी को अगर इतना आसान कर दें, घर पे लगे हुए सोलर से आप अपनी गाड़ियों को चार्ज करते रहे, तो आपका पेट्रोल का इंपोर्ट बिल फारिग, आपका पोल्यूशन का मसला, आपका एनवायरनमेंट का मसला, आपके कितने मसले एक मसले के साथ हल हो रहे हैं। लेकिन आपने सोचा हुआ है कि हमने कुछ नहीं करना, इजी मनी है, पेट्रोल जो मसनूआत है उन पे लेवी लगाएं, और इतनी लेवी लगाएं। कल मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था और मैं मोटरसाइकिल वालों को देख रहा था, कोई बेचारा एक जेब से खुदा की कसम पैसे निकाल रहा था, 100 इधर से 50 इधर से निकाल रहा था। डूब मरने का मुकाम है, शर्म से डूब के मर जाए ये हुक्मरान कि एक बंदा जिसने 2 लीटर पेट्रोल डलवाना है और वो कभी 100 इधर से निकालता है और अपने बच्चों की रोजी रोटी के पैसे वो पेट्रोल वो लगा रहा है वहां पे, और घरों में फाके हैं। तो देखें चीजों को ये सेट नहीं करेंगे। एक मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी जॉब से आना जाना चक्कर लगाने है ना, वो 500 रुपये में पूरा दिन गुजारा कर लेता था। अब 500 रुपये में आपका 1.5 लीटर के ऊपर आप कितनी की बाइक चला लेंगे? एक बाइक वाले की बात कर रहे हैं। तो हालात वाकई लोगों के बड़े ख़राब हुए हैं। जब हम निचली सतह पर बात करें या एक ऐसी क्लास की बात करें जो हैंड टू माउथ अपनी सैलरी के साथ, अपने छोटे से बिजनेस के साथ गुजारा करने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी लाइफ को अपग्रेड होने ही नहीं दे रहे, आप उसको नेक्स्ट स्टेप लेने नहीं दे रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चलें, आप उसके साथ अपने अखराजात क्यों नहीं कम करती? आईएमएफ कहता है अपने अखराजात कम करें। अब मैं आपको बताता हूँ, जगह से दूसरे जगह पे जाता है तो वो अपने साथ 4 मुलाजिम वो ले जाता है। एक सीएसपी अफसर एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है, वो 4 गाड़ियां भी ले जाता है, वो 10 मुलाजिम भी अपने साथ ले जाता है। मतलब आपने नायब कासदों की एक फौज रखी हुई है सिर्फ अपनी लग्जरी को चलाने के लिए। आप पे जब कोई खबर कोई ब्रेक करते हैं आपके सहाफ़ी कि जी फलां ऑफिसर की जो उसका लोन है उसके लिए इतने करोड़ पे अप्रूव हो गया, that was a fake news। वैसे मैं एक बात कर रहा हूं जनरल, एक फेक न्यूज़ है ना, तो 99 जो रियल न्यूज़ है उनको भी तो चला देना। रियल न्यूज़
न्यूज़ मैं आपको देती हूँ ना, जिन पे इनको बड़ी मिर्चें लगती हैं, वो रियल न्यूज़ ये होती है कि आप आवाम को ये मशवरा देते हैं कि गाड़ियों का इस्तेमाल बंद करें, पेट्रोल की बचत करनी है हमने, मार्केटों में लॉकडाउन लगा दें, हम जंगी हालात चल रहे हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा ना, बड़ा एक वावेला मचा था, और फिर पंजाब असम्बली का इजलास होता है और उस असम्बली के अंदर करोड़ों की गाड़ियाँ कई कई घंटे एसी चलाकर ड्राइवर हजरात गाड़ी में बैठे होते हैं कि अंदर से जब लोग बाहर आएंगे तो उनको गाड़ी ठंडी चाहिए, गर्मी बर्दाश्त नहीं है उनसे, तो फ्यूल हम साड़ेंगे। वो चाहे अपनी जेब से फ्यूल साड़ रहे हैं, लेकिन वो फ्यूल हम साड़ेंगे क्योंकि गाड़ी ठंडी चाहिए। और फिर जब मेरी ये वीडियो वायरल होती है और लोग उस पर एहतजाज करना शुरू करते हैं तो फिर हुक्मरान नाराज हो जाते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज उनकी गाड़ियाँ गिनने, और जो आपने बात की, हमारे पास लाहौर चैम्बर में मैं इसी मेंबर हूँ, तो हमारे पास एक मिनिस्टर साहब आए और उनकी अंदर को 3 घंटे हमारे साथ मीटिंग चलती रही और 3 घंटे उनकी बाहर BMW ऑन रही है। 3 घंटे जाके कैमरे निकलवा ले, 3 घंटे उनकी गाड़ी का सर हमने तो पूरा रैकी किया ना, फिर हमसे नाराज हो जाते हैं हुक्मरान। तो मसला बहरहाल यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाफिज साहब, मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक बात करना चाहूँगी जिस पे लोगों को थोड़ी गाइडेंस मिले, क्योंकि मार्केट इस वक्त ना बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। जिन्होंने गाड़ियाँ लेनी थी उन्होंने भी हाथ रोक दिया, जिन्होंने बुक कराई हुई है वो अलग परेशान है कि हमने तो पूरे सूरे पैसे करके गाड़ी बुक करा दी थी, अब आगे क्या करना है। बहरहाल जी, इस पर मजीद बात भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। गाड़ियों की पॉलिसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इस दफ़ा बजट में हुकूमत क्या करने जा रही है। सर, पिछली दफ़ा की पॉलिसी में और इस दफ़ा की पॉलिसी में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है जो अभी अनाउंस होने वाली है? आपने एक बात सही की कि तसल्सल नहीं कर देती हैं तो उसका जवाब भी तल्ख होता है और वो फिर आपने चलाना है। मसला ये है कि जब आप लोग पिछली मरतबा भी आपने टैक्स लगाई, इस मरतबा भी टैक्स ही लगने हैं। आप रिलैक्सेशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन किस चीज़ पे आ रही, किसी चीज़ पे रिलैक्सेशन नहीं है। इंपोर्टेड गाड़ियों पे RD कम होनी है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब क्रूज़र कितने लोग चलाते हैं, क्रूज़र पे IMF ने कहा हुआ है कि भाई उस पर इतनी आपने जो 400% ड्यूटी लगाई हुई थी उसको कम करो और उसको अच्छे तरीके पे लेकर आओ जहाँ पे नॉर्मल ड्यूटीज होती है। 4 व्हीलर्स जो करोड़ों की गाड़ी है उसको आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं। वहाँ पे RD गवर्नमेंट को IMF ने कहा कि आपने हर साल ये RD आपने गलत लगाई हुई है और इस RD को कम करें, और वो एक 5 साल का उन्होंने रोड मैप दिया जो इन्होंने खुद देना था, इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा इसको सही करें। तो वो रोड मैप, उस रोड मैप के तहत वो कितने % लोग हैं आप मुझे बताएं, पराडो क्रूजर चलाने वाले कितने लोग हैं, उन्हीं को रिलैक्सेशन मिलने लगी है। ठीक है, वो इंपोर्टेड गाड़ियों में जापानीज गाड़ियां भी आती हैं सर, छोटी गाड़ियों में हाइब्रिड गाड़ियां आती थी, आपने उनकी इंपोर्ट पिछले साल बंद कर दी। ठीक है, उसको सिफर कर दिया गया। अब कोई पाकिस्तान में हाइब्रिड गाड़ी इंपोर्ट ही नहीं होती, तो इसलिए उसका फायदा भी नहीं होगा लोगों को। 660 सीसी गाड़ी आपने उस पर ट्रांसफरेबल उसको नहीं रहने दिया, उस पर पाबंदी लगा दी, और 1000 सीसी में टोयोटा रेज या रॉकी आती थी उस पर भी आपने ट्रांसफरेबल वो नहीं रही, तो इसलिए वो भी बंद है। ऑफिशियली आज वो गाड़ियां भी बंद हैं। आप लोकल के रहमो करम पे हैं, यानी आपने इस कौम को ऑल्टो पे रखना है। सुजुकी जो पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि ये कौम मेहरान के काबिल है, ये इंसल्ट है इस कौम की कि जिस तरह सुजुकी पाकिस्तान इसको डील करता है एक आम जो बिल्कुल निचला तबका उसको बुलान के जरिए। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि बुलान, और इन्होंने अगर एवरी लॉन्च किया तो इतना नहीं ये चाहते कि उसके अंदर ऑटोमेटिक गियर डाल दें, तो उसके रहमो करम पे आप छोड़ना चाहते हैं इंपोर्टेड गाड़ियों पे। सर, इसमें ना मैं दूसरी साइड का भी, मैं गवर्नमेंट की साइड तो नहीं ले रही, लेकिन मैं दूसरी साइड की भी बात करूँगी। लोगों का जितना बजट है ना, उस लिहाज से लोग बड़ी गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर पाते। अब आप देखें कि एक गाड़ी मुझे याद है 2018-17 का आपने जिक्र किया, तो 2018 के अंदर ये जो सिटी आपको 14-15 लाख रुपए में मिल जाती थी होंडा की, आपको करोला जो है वो 17-18 में मिल जाती थी। एकदम से विद इन मंथ्स ये बूम आया और कीमतें डबल हो गई। ठीक है, क्योंकि मुझे इसलिए भी याद है कि उन मुतासिरीन में मैं भी शामिल थी कि गाड़ी लेने का सोच रहे थे और एकदम से आपको 38-40 पे चली गई, 38-40 पे चली गई। और आज जो है ये एवरेज गाड़ी की, एवरेज सेडान की बात कर रही हूँ जो एक आम पाकिस्तानी लेना चाहता है, ठीक है, आपको 6 मिलियन के अराउंड मिल रही है। ये 50 से 60 लाख के दरमियान आपको ये गाड़ियाँ मिल रही हैं बगैर किसी सेफ्टी फीचर के, बगैर किसी उसके अंदर कोई टॉप नॉच मॉडल नहीं, बेसिक की हम बात कर रहे हैं। 5 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, 5 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने गाड़ियों की एक एवरेज गाड़ी की कीमत ही यहाँ पहुँचा दी, तो फिर लोग बेचारे तो मजबूर है ना 30 लाख की ऑल्टो लेने पर। इसमें उस कंपनी से ज्यादा लोगों की जेब का हाल है। IMF पे जब हम तनकीद करते हैं तो उसकी पॉजिटिव जो साइड है वो कोई नहीं दिखाता। IMF कहता है कि इनका जो आवाम का ये इस्तेहसाल कर रहे हैं इसको ख़त्म करें, इंपोर्ट को इतना सस्ता कर दें,
कि ये जो लोकल के नाम पे यहाँ पे आपसे टैक्स में रिबेट लेते हैं, रिफंड्स लेते हैं और अंधाधुंध मुनाफा कमाते हैं, इन पे तो कोई चेक एंड बैलेंस रखे ना। देखिए अब इन ऑल्टो के मुकाबले में पाकिस्तान में अब कोई गाड़ी नहीं आ रही नहीं है, तो आप इनके रहमो करम पे आगे, अब इस पे ऑन भी जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। तो यही तो इस्तेहसाल IMF रोकता है। IMF कहता है कि हेल्दी जो कंपटीशन है वो होने दे मार्केट में। जब वो होने लगता है तो ये जो यहाँ पे असेंबलर हैं ये रोना शुरू कर देते हैं कि जी देखें अब ऑल्टो पे इनका जो प्रॉफिट है वो अराउंड कोई 60% ये प्रॉफिट कमाते हैं। 60% ये प्रॉफिट कमाते हैं। 10 लाख की गाड़ी है। ये से आपकी क्या मुराद है, वो कंपनी या गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट पे तो ये ब्लेम है ना कि गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट के टैक्सी सारे निकाल दें, आपको समझ आ जाएगी ये कंपनियां सारा फ्रॉड कर रही हैं। अब जिन्होंने फॉर्च्यूनर पे 25 लाख रुपया कम किया है, आपको क्या लगता है सारा गवर्नमेंट के पास जा रहा था? 26 लाख रुपया इन्होंने कम किया फॉर्च्यूनर पे, अभी भी वो ओवर प्राइस्ड है। उसके मुकाबले में हैवल ने जो टैंक लॉन्च किया उसकी प्राइस देखें, उसके फीचर्स देखें, और हाइब्रिड भी है, उसमें PHEV है, और फिर वो फॉर्च्यूनर से सस्ता अगर पड़े तो फिर सोचना है ना गवर्नमेंट को कि IMF गलत नहीं कहता है। ठीक है, अच्छा ये जो बड़ी गाड़ियों में जो आप हेल्दी कंपटीशन की बात कर रहे हैं ना, वो अब आना शुरू हो गया। अच्छी गाड़ियों में कंपटीशन अब नजर आ, छोटी गाड़ियों वालों का कोई वाली वारस नहीं है, ऑल्टो के लेवल का तो नहीं है, लेकिन अगर आप सेडान की बात करें, उसके बाद हाइब्रिड गाड़ियों पे जो मिनी SUVs और फिर SUVs आ रही हैं, उसके अंदर बहुत कंपटीशन मार्केट में मौजूद है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए गवर्नमेंट को जो एक आम बंदा है जो अपनी सैलरी से गाड़ी लेता है और जिंदगी की पहली गाड़ी वो ऑल्टो या 660cc गाड़ी लेता है, उसके लिए सोचना चाहिए कम से कम उसकी इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो खत्म कर दे। 660cc गाड़ी एक आम बंदे की एक्सेस में करते हैं। एक तो इंपोर्टेड गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, हाइब्रिड सेमी हाइब्रिड वहां से आ रही है। इन्होंने तो फ्रॉक्स के नाम पे जो एक वो फ्रॉड किया है, वही अच्छा वो भी फ्रॉड है, उसमें हाइब्रिड है नहीं है, और इसमें इन्होंने हाइब्रिड का स्टिकर लगाया। खुद भी कह रहे हैं ना कि हाइब्रिड नहीं है, तो स्टिकर क्यों लगाया? मिनी हाइब्रिड क्या है, उसके अंदर इतनी सी बैटरी लगा दी, उससे मिनी हाइब्रिड हो जाता है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पे किस लिए बैठा हुआ है, वो क्या करता है? EDB यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है। आपके ख्याल में फ्रॉक्स एक फ्रॉप गाड़ी है, देखिए लोगों को फायदा नहीं होगा उसका हाइब्रिड। आपने हाइब्रिड का टैग कैसे लगाया? आप कह रहे हैं वो हाइब्रिड गाड़ी नहीं है, वो हाइब्रिड दुनिया का कोई इंजीनियर साबित कर दे कि ये हाइब्रिड है, तो वो तो खुद मुंह से भी कह रहे हैं कि हाइब्रिड नहीं है। पीछे टैग क्यों लगाया? कंपनी उस पे टैग क्यों लगाती है? देखिए इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड किस लिए बैठा है? दिखा कुछ रहे हैं, बेच कुछ रहे हैं, और फिर अब लोगों की जेब से पैसा निकलवाना कैसा है, हर वक्त यही सोचती हैं, और ये कोई अच्छी चीज देने को तैयार ही नहीं है। लोग मायूस होने वाले हैं जिन्होंने बुकिंग्स करा दी हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हुई है। आपको पता है किस तरह उन्होंने बेचा है इस गाड़ी को? मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि जो 660cc या 1000cc तक गाड़ी हैं उन पे गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है नॉन ट्रांसफरेबल की, उसे ख़त्म कर दें और उस पर ड्यूटियों पर रिलैक्स करें, ताकि जो एक आम आदमी है वो तो कई इज्जत के साथ आ जा सके ना, ट्रैवल कर सके। बिल्कुल सही। आप सिर्फ लाहौर में देखते हैं, लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, लेकिन लाहौर के बाहर भी बड़ी एक दुनिया बसती है। पूरा पंजाब है जहाँ पे 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, उसके बाद हमारा पूरा मुल्क है, 25 करोड़ आवाम है, तो इनमें बहुत सारे वो लोग हैं जिन्होंने 660cc या 1000cc तक गाड़ी लेनी है। तो उनकी सहूलत के लिए कम से कम आप इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म कर दें, ऊपर रहने दें। अच्छा गवर्नमेंट कह रही है हम सैलरीड क्लास के लिए नया जो अब पॉलिसी आ रही है जी, बैंकों से लीज आसान बना देंगे, या 5 और 7 साल की शराइत के ऊपर तजावीज़ आई है कि 5 साल के लिए कर दें। जो 30 लाख तक कर्जा दे सकती थी बैंक, उसको कहा कि बढ़ा दें जी, आप 1 करोड़ तक ले जाएं, पर सैलरी जो भी फॉर्मूला बनता है उसके अकॉर्डिंगली निकालें। तो मुझे लगता है इससे एक मार्केट में बड़ी तेजी आएगी। जो लोग लोन लेके गाड़ी लेना चाहते हैं सर, उनके लिए बड़ा आसान है। मैं आपको बताता हूँ, आपका पॉलिसी रेट क्या है? 11.5%, और उसके बाद आप वो जो इंटरेस्ट डालते हैं वो, और उसके बाद इंश्योरेंस डाल के 17% पे आप किन लोगों को सहूलत देने लगे हैं? जिस बंदे की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है उससे आप 17% ऊपर मार्कअप की किसी भी सूरत में लें, पॉलिसी रेट पे लें, काइबर प्लस को जो भी डाल दें, इंश्योरेंस डाल दें। आप मुझे दिखाएं कि एक गाड़ी जो पहले ही ओवर प्राइस्ड है, जिस गाड़ी की प्राइस 15-12 लाख रुपया होनी चाहिए, वो 35 लाख रुपए में बिक रही है, उसमें 17% उसने इंटरेस्ट देना है। आप मुझे बताएं कि कहां पे खड़े कर रहे हैं उसे? पहले तो गाड़ियों पे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जब तक गाड़ियों की जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करता। सर आप तो रूट कॉज की बात कर रहे हैं ना, मैं तो सरफेस लेवल पे जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसकी बात कर रही हूं। उसका फायदा क्या होगा जब 11% मार्केट में तेजी आएगी या नहीं आएगी? 11% पॉलिसी रेट पे गाड़ियां नहीं बिक सकती। उसका इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर चला जाता है कि वो यूजेबल नहीं होता लोगों के लिए। हाँ, उसके लिए ठीक है, पहले इसको पॉलिसी रेट को 5-6% पे ले आए, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर अच्छा हो जाएगा। अच्छा अभी रिसेंटली जो ये हाइब्रिड गाड़ियों की एक टैक्स बढ़ जाएगा, 8.5% था, वो 18% करने जा रहे हैं। उससे ये जो जितनी हाइब्रिड गाड़ियाँ मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं,
कीमतों पे क्या कितना फर्क पड़ता है? देखिए जो जैको J5 है उस पे तकरीबन 5 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। मतलब वो 66 के अराउंड है जो बेसिक है उस पे तकरीबन 4.25 लाख रुपए का उस पे डिफरेंस आ जाएगा। 70 से क्रॉस 7 मिलियन से क्रॉस कर जाएगी वो 8 मिलियन 8.3 मिलियन 8.4 जैको J5 चली जाएगी। इसी तरह आपकी जो J5 J7 जो है वो तकरीबन 8 लाख रुपए उसमें इंक्रीज आएगा। और जो वो है हैवल की PHEV है वो तकरीबन 11-12 लाख रुपए पे चली जाएगी। 11-12 लाख रुपए इजाफा हो जाएगा उसमें। अच्छा। वो तो पहले ही ओवर प्राइस्ड है, उसको तो वैसे ही 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है 1 करोड़ 32 में बिक रही है, तो वो अच्छा है, वो तो उसकी सेल वैसे ही बंद हो जाएगी। बाकी जो आपके पास MG है उसमें 8 लाख रुपए का PHEV जो है 8 लाख रुपए का उस पर डिफरेंस आ जाएगा। उनकी अभी नई भी आई है जो उन्होंने अभी बजट के बाद डिलीवर करनी है और उसमें 7 से 8 लाख रुपए का इजाफा आराम से आ जाएगा। टोयोटा क्रॉस में ये डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर 5, 7, 8 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाएगा हर गाड़ियों जो पहले ही लार्जेस्ट टैक्स पेयर हैं, आप उनसे मजीद इसी तरह आपने सैलरीड पर्सन के साथ किया, वही आप ऑटोमोबाइल के साथ करने जा रहे हैं। कोई भी चीज़ आप स्टेबल नहीं रहने दे रहे, आपने डॉलर बड़ी मुश्किल से स्टेबल करना। बड़े लोग ये कह रहे हैं, मुझे आपकी इस बात से एक सवाल आया जो बहुत लोग सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा उसकी क्लैरिटी आपसे ले लेंगे। लोगों को ये लगता है हमने गाड़ी बुक करा दी है और पूरे पैसे दे दिए अगर कंपनी को, तो ये पॉलिसी हमें अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपने गाड़ी हाइब्रिड बुक करवा दी हुई है, आपने पैसे सारे दे दिए हुए हैं, तो क्या फिर भी आपको ये एडिशनल जो 8 से 9 लाख आप कह रहे हैं इजाफा होगा, या कई गाड़ियों में 10 से 12 लाख का भी इजाफा? ये देखें, ये गाड़ियों की कीमतें नहीं बढ़ रही कि आपने पूरी पेमेंट दे दी थी और आपकी जो प्राइस है वो स्टॉप हो गई और लॉक्ड हो गई, वो लॉक नहीं है। ये गवर्नमेंट के टैक्स है। 1 जुलाई के बाद जिस गाड़ी की भी इनवाइस बनेगी, भले आपने उसकी पूरी पेमेंट दी है या नहीं दी, गवर्नमेंट को इससे कोई कंसर्न नहीं। जो भी इनवाइस 1 जुलाई 2 चाहे आपने जब मर्जी बुक कराई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस गाड़ी की इनवाइस 1 जुलाई के बाद जनरेट होगी उस पर ये नया टैक्स लगेगा, और वो टैक्स आपकी पूरी पेमेंट है या नहीं है इससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो ये बात ज़हन में रखें कि आपने पूरी पेमेंट दे दी, आप उससे बचेंगे, ऐसे नहीं। जिसको डिलीवरी मिलेगी, इनवाइस पहले जनरेट होगी, वो ओके है। जिसकी डिलीवरी और इनवाइस जो जनरेट होनी है 1 जुलाई के बाद है, उस पर टैक्स पूरा है। ये जुमेरात है, आजकल बजट अनाउंस होना है, कल वो अनाउंसमेंट हो जानी है। इस पूरे बजट अनाउंसमेंट से पहले अगर आपकी गाड़ी आपको डिलीवर हो जाती है तो आपको ये पैसे नहीं पड़ेंगे। अदरवाइज जो है वो आपको गाड़ी 30 जून तक अगर आपको गाड़ी डिलीवर होती है तो आप बच जाएंगे। अगर 30 जून के बाद डिलीवरी 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स अगर आपकी इनवॉइस बनती है तो फिर आपको नया टैक्स जो है, अगर ये अप्रूव हो जाता है और बजट में अनाउंस होता है, 1 करोड़ वाली गाड़ी पे आप 8 से 9 लाख रुपए ज़हन में रखेंगे, आपको आराम से देना पड़ेगा। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक देते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट की तो हम बात कर रहे हैं, जो ऑटो पॉलिसी अब नई अनाउंस होने जा रही है और जब बजट आएगा तो उसके बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। लेकिन उसी के साथ साथ आजकल जो एक बूम आता है और हमेशा बजट के बाद जो है वो लोग गाड़ी ख़रीदने का सोचते हैं। कुछ गाड़ियाँ सस्ती हो जाती हैं, कुछ महंगी हो जाती हैं, कुछ एक चेंज तो आता है। तो जो लोग गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी ऑप्शंस आ गई हैं कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपका बजट कितना है, उस बजट में आप फर्स्ट हैंड गाड़ी कौन कौन सी ले सकते हैं और क्या मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको बताएंगे। हमजा भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? सोशल मीडिया पे तो आप लोगों को बड़ा गाइड कर रहे होते हैं, आपकी टिप्स के ऊपर जो है ना लोग ऐसे लड़के चूँकि शदाई होते हैं गाड़ियों के, तो मैं देख रही थी एक दफ़ा मैं कमेंट्स पढ़ी थी तो नीचे लोग कह रहे थे वाह वाह वाह, ये बात तो हमें नहीं पता थी, अब हम याद रखेंगे। तो मैंने सोचा अपने प्रोग्राम में भी कुछ ऐसी टिप्स जो हैं वो हम लोगों के लिए शामिल करें। तो क्विक सा करते हैं और पहला सवाल मेरा यही होगा कि अगर आपका बजट लिमिटेड है, ठीक है, मैं आपको डिफरेंट बजट ब्रैकेट्स दूंगी, आपने मुझे बताना है मार्केट में उस बजट में आप क्या गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए में क्या मिलेगा? 1 लाख में आपको सबर मिल सकता है, जो आप कर सकते हैं, दुआएं मिल सकती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, शुरू करते हैं। बेसिक प्राइस जो है वो 30 लाख के अराउंड अब फॉल करती है। पाकिस्तान के अंदर 30 लाख के बजट में आपको 0 मीटर गाड़ी तो कोई नहीं मिलने वाली। जो मिनिमम भी सबसे लो बजट के अंदर आपको गाड़ी मिलती है वो सुजुकी ऑल्टो, 34 लाख के अराउंड आपको पड़ती है, वो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट। अगर बेसिक वेरिएंट में जाते हैं तो वो ऑब्वियसली 30 के अराउंड मिलता है, बट टॉप ऑफ लाइन ऑटोमेटिक आजकल की नीड है ऑटो कार, तो वो आपको मिलेगी 34 के अराउंड। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से कि उससे 1000 टाइम बेटर है कि आप वो 0 मीटर गाड़ी से बेहतर है कि आप जैपनीज़ गाड़ी को प्रेफर करें, बिकॉज जैपनीज़ इज़ मोर वर्थ इट। आपको फीचर्स देते हैं, आपको सेफ्टी, आपकी जो पैसे हैं उसकी कदर करते हैं वो।
वर्थ इट वाला एक फील आता है कि आपके पैसों की कीमत पूरी हो जाती है अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी लेते हैं। और इंपोर्टेड में भी आप कह रहे हैं कि जापानीज़ गाड़ी की तरह लोगों को लगता है वो बड़ी हाई मेंटेनेंस होती है। उतने बजट में जब कोई ले रहा होता है ना तो उसका बजट इतना नहीं होता कि वो महीने के उसके मैंने आपके साथ शायद एक लास्ट प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन भी की थी कि लोग डरते हैं कि जापानीज़ गाड़ियाँ ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, उनके पार्ट्स महंगे होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई एक ना। ठीक है। जो जापानीज़ गाड़ियाँ उनके पार्ट्स सस्ते हैं एज कम्पेयर टू लोकल। अच्छा। जो मैंने आपको लिस्ट भी शेयर की थी। बिल्कुल, आपने मुझे लिस्ट शेयर की थी, हमने वो कंपैरिजंस जो हैं वो दिखाई भी थे। तो आप कह रहे हैं इंपोर्टेड गाड़ियों के पार्ट्स महंगे नहीं होते, ये सिर्फ एक सोच है जो एग्जिस्ट करती है, जो बनाई गई है पेड प्रमोशन के थ्रू। बिल्कुल सही। अगर आपका बजट 40 लाख का है तो आपके पास कौन सी गाड़ी की ऑप्शंस अवेलेबल है? मैं अभी फर्स्ट हैंड गाड़ी की बात कर रही हूँ। 40 से 50 के बजट में आपको यारिस मिल जाएगी, GLI लोकल में आप जाते हैं तो मैनुअल अगेन, और सिटी मिल सकती है आपको, होंडा सिटी। यही ऑप्शन। दोनों के कंपैरिजन में चूज क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? फ्यूल एफिशिएंट, इंजन एफिशिएंट गाड़ी, वो कैटेगरीज बिल्कुल अलग हैं। मैं प्रेफर करूंगा अगेन इस बजट के अंदर जापानीज 1000 सीसी आप में जाएं तो आपको वहाँ पे 500 मिल जाती है, आपको यारिस 1.0 मिल जाती है, अगेन 1000 टाइम बेटर देन लोकल। फीचर्स, कंफर्ट, क्वालिटी हर लिहाज से और फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से भी वो ज़्यादा बेटर हैं, और कॉस्टली भी नहीं है, आपकी मेंटेनेंस भी इजी है, हर चीज़ उसमें इजी है। अगर 5.5 मिलियन के बजट में जाए तो आपको अराउंड मिल जाती है वहाँ पे सुजुकी स्विफ्ट, विच इज़ गुड कार। सुजुकी की मेरा ख्याल है वन ऑफ द, या अकेली वही गुड कार कह सकते हैं आप शायद। तो उस बजट हर लिहाज से वो गाड़ी थोड़ी अच्छी बनाई है, बट अगेन टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट में जाके आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, या आर्मरेस्ट भी आपको उसमें खुद लगवाना पड़ता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ की जाती हैं, सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ किया जाता है हर चीज़ के अंदर, बट जापानीज़ ये काम नहीं करते। अब हाइब्रिड गाड़ी की बड़ी डिमांड, आप भी चूँकि डील करते हैं तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाइब्रिड गाड़ी की कीमत शुरू कहाँ से होती है और कहाँ तक जाती है, और आपके ख्याल में अभी तक रीज़नेबल प्राइस में? मैं 1+ की बात नहीं करी, मैं 1 करोड़ से ऊपर की बात नहीं करी। वो लोग अपना रिसर्च खुद करते हैं, सर्वे खुद करते हैं। मैं एक आम आदमी के लिए, एक सैलरीड क्लास के लिए जो गाड़ी अगर वो बैंक से लेना चाहते हैं, खुद लेना चाहते हैं, हाइब्रिड गाड़ी में आपके लिए, आपके पाकिस्तान में जो अभी हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च की गई रिसेंटली, जो हाइब्रिड के नाम पे मैं ख्याल धब्बा ही कह सकते हैं आप, सुजुकी फ्रॉक्स, आपके ख्याल में वो अच्छी गाड़ी एक्चुअल में वो हाइब्रिड है नहीं। उसमें एक इक्वाइडल बैटरी लगाई गई है जो कि सिर्फ इक्वाइडलिंग का काम करती है। गाड़ी जब रुकेगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और जब पैडल से पैर उठाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हाइब्रिड तो है ही नहीं वो मैंने अभी हाफिज साहब को भी बोला, वो खुद भी कह रहे हैं हम हाइब्रिड नहीं है, लेकिन हमने टैग लगाया, हाइब्रिड की सिर्फ टैगिंग और सबसे पहले बैजिंग उसकी दी गई है। तो आपके पास एक वो ऑप्शन है, अगर आप चुनाव लगवाना चाहते हैं तो फ्रॉक की ऑप्शन है, फ्रॉक नहीं फ्रॉक सॉरी उसकी ऑप्शन है, लेकिन फ्रॉक भी सर्च करें तो आपको वही गाड़ी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको जैको की ऑप्शन मिलती है, विच इज़ गुड, और सुपर हाइब्रिड सिस्टम इस पर इन्होंने माउंट किया, जिसका पर्पज़ ये है कि जो इसकी हाइब्रिड मोटर है वो बड़ी है एज़ कम्पेयर टू इंजन की जो मोटर है, ताकि गाड़ी ज़्यादा रिलाई करे हाइब्रिड मोटर के ऊपर और फ्यूल एफिशिएंसी मजीद बेहतर हो सके, विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन। मार्केट के अंदर एक न्यू कंपटीशन आया, कंपटीशन आने से मजीद कंपनीज आई हैं और प्राइस के अंदर बड़ी फ्लक्चुएशन आई है। बिल्कुल सही, प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आई है और लोगों को जब ऑप्शन ज़्यादा मिल जाता है तो लोग फिर अपना सर्वे करते हैं। अच्छा, जाते जाते हमजा भाई लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, अब सेकंड हैंड गाड़ी, इंपोर्टेड गाड़ी है, जो भी आप मशवरा दे रहे हैं लोगों को, वो ख़रीदते हुए कोई 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो लोगों को लाजमी चेक करनी चाहिए, उसका ख्याल? सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 0 मीटर गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। 0 मीटर गाड़ी भी जब आप कंपनी से लें उसकी भी इंस्पेक्शन करवाएं, बिकॉज जो गाड़ियाँ लोड होकर आती हैं उनके पास, उनको भी ये साइड पे नहीं करते, पेंट करवा के आपको चिपका देते हैं। सबसे पहले 0 मीटर गाड़ी की इंस्पेक्शन लाजमी करवाएं। ठीक है। अगेन मार्केट से गाड़ी लेते हैं किसी रिलायबल इदारे से लें जो आपको मनी बैक गारंटी देते हो, जो आपको अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देते हो, जो उसको ऑन करते हो और ये ना कहते हो बाद में कि हमारा इससे कोई लिंक नहीं है, ऑन करें। सेकेंडली, अगर जापानीज़ गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले उसकी ऑक्सीशीट वेरीफाई करवाएं और फिर उस पर वर्क करें कि ऑक्सीशीट वेरीफाई हो गया, अब करंट कंडीशन क्या है। वेरीफाइबल ऑक्सीशीट के बगैर अगर गाड़ी आप लेते हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही है, या तो वो वाटर टिप गाड़ी है, क्योंकि जापान के अंदर सुनामी तो आम है, और सेकंड उसका पर्पज़ है कि वो एक्सीडेंटल गाड़ी है। तो वेरीफाइबल ऑक्सीशीट वाली गाड़ी लाजमी लें, उसके अलावा गाड़ी ना लें। और अगर आप ये नहीं कराएंगे तो इसका मतलब कि आपकी मनी बैक जो होती है ना, जो रीसेल होती है बेसिकली हमारी गाड़ियों की, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। रीसेल भी दब जाती है, कहीं ना कहीं आपको चूना लगता है और वो फिर चूना आपको कैरी करना पड़ता है। रीसेल नहीं दबती, इसमें सिर्फ आप पैसे पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर गाड़ी वाटर टिप है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि उसका इलेक्ट्रिकली कोई ऐसा सर्किट होगा जो काम ही नहीं करेगा, एयर बैग्स ना खुले, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो बहुत से मसले आ सकते हैं, गाड़ी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ये बहुत से मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, सब बातों की एक बात, गाड़ी की इंस्पेक्शन लाजमी करानी है, आपने चाहे ब्रांड न्यू गाड़ी ले रहे हैं या सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, और मेरे ख्याल से यही मशवरा सबसे बड़ा मशवरा है। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ तो इंपोर्टेड गाड़ियों से लेकर हाइब्रिड गाड़ियों तक और हर तरह से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में जो चेंजेस की तजावीज़ दी गई हैं वो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये इफ़ेक्ट करेगा एक आम पाकिस्तानी को जो गाड़ी लेने का ख्वाब देखता है, जो गाड़ी लेना चाहता है, जो अपने पैसे जोड़कर अपनी तमाम बजट में से थोड़ा थोड़ा बचत करके अपनी लाइफ को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, उसको ये तमाम पॉलिसीज़ किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी। दूसरी तरफ पेट्रोल और लेवी और फिर जो पूरा एक महंगाई का दौर चल रहा है इस मुल्क के अंदर, लोग जो हैं वो ईवीज़ पर शिफ्ट हो रहे हैं। वो चाहे ईवी बाइक है या गाड़ी है, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बचत किसी तरह से कर ज़रूर सकें। तो अगर आप भी इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना चाहते हैं, तो उसका प्राइस क्या है, बजट के अंदर क्या ये भी महंगी होने जा रही हैं? क्योंकि बाइक्स के बारे में एक जनरल जो ख़बर आ रही है जिसमें तजावीज़ हैं कि कुछ ड्यूटीज़ और कुछ जो डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो ऐसी बनाई जाएंगी जिससे मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। तो क्या ईवीज़ जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें हैं वो भी इससे फ़ायदा इस पूरे अफेक्टी के अंदर आएंगी? क्या उनकी कीमतों पर भी फ़र्क पड़ेगा? और मार्केट में अभी इस वक्त कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक किस प्राइस रेंज में अवेलेबल है, ये आपको दिखाते हैं, आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स खड़ी हैं और फ़ारूक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? सर इधर आ जाइए ज़रा, कैसे हैं आप? ठीक। कैसी चल रही है मार्केट इलेक्ट्रिक बाइक्स की? इस वक्त लोग पैनिक हुए हुए हैं, काफ़ी तेज़ हुई हुई है डिमांड। पेट्रोल का रेट बढ़ने की वजह से कस्टमर की मूवमेंट ज़्यादा हो गई है और कस्टमर परेशान है कि पेट्रोल इतना महंगा है और वो अफोर्ड नहीं हो रहा। ये फ्री है, तकरीबन 2-2.5 यूनिट यूज़ होते हैं, 90-100 किलोमीटर चल जाती है मोटरसाइकिल स्कूटी, तो उसकी वजह से कस्टमर का 2-2.5 लीटर बच जाता है, तकरीबन 1000 रुपये के करीब। तो महीने का 30,000 बच रहा है कस्टमर, 30,000 बच रहा है। और लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक्चुअली प्रेफर कर रहे हैं कि जी हम, उनको ना वेस्टेज लगना शुरू हो गया है कि इतना महंगा पेट्रोल डलवा के हम पेट्रोल साड़ रहे हैं, तो उसके बजाय हम किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, वो चाहे स्कूटी है, बाइक्स है और भी बहुत सी चीज़ें जो इलेक्ट्रिक अवेलेबल हैं, जो जिसकी पहुंच में आ रहा है, जो जिसकी रेंज में आ रहा है, वो उसको ख़रीद रहा है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो जो भी कस्टमर इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटी ख़रीदना चाहता है, स्कूटी, उसके लिए मुझे बताएं कि 4 बड़े फ़ायदे उनको क्या हों? 4 बड़े फ़ायदों में एक तो इसका शोर नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है इसकी, और सेकेंडली सॉफ्ट ड्राइव है इसकी, और लॉन्ग ड्राइव आप बड़ी आराम से कर लेते हैं। पेट्रोल की ट्रैवल सेविंग कंफर्ट है, हाँ कंफर्ट ट्रैवल, जेब कंफर्ट है कि पेट्रोल नहीं डलवाना, कोई बोझ नहीं है, फ्री है। आज मेरी मार्केट में एक डीलर से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि 125 होंडा और बड़ी जो मोटरसाइकिलें पेट्रोल ज़्यादा लेने वाली हैं उसकी सेल में अच्छा खासा फ़र्क आ चुका है। यानी कि यूज्ड में भी लोग नहीं लेने आ रहे हैं, यानी कि 8-8 दिन 10-10 दिन वो बैठ के जा रहे हैं, नहीं बिक रहे, क्योंकि लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक स्कूटी की तरफ आ गया है। पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। अब इसके कोई 3 नुकसानात बताएं जो लोगों को यूजुअली लगता है, जो रोकता है लोगों को स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़। नॉर्मली लोगों को साउंड में सेट है, कुछ लोग मोटरसाइकिलों की आवाज़ के साथ, कुछ लोगों को किक की हमारे आदत जो है, लड़के हैं उनको ज़रा कुछ एक आदत पड़ जाती का है। भी है, कुछ बच्चे जो हैं हमारे एज फैक्टर है कि वन व्हीलिंग नहीं होती है क्योंकि ये डिसेंट ड्राइव है, तो यंगस्टर को थोड़ा सा कम, लेकिन अब मजबूर है, पेट्रोल से बच्चों की पॉकेट मनी भी असर आ रहा है। मेरे पास स्टूडेंट बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल सही। सर मुझे ये बताएं कि लोग ये कहते हैं कि जी इसकी बैटरी का बड़ा खर्चा है, ये आप ख़रीद तो लेंगे एक दफ़ा में, आप 2-2.5 1.5 से लेकर 2.5 तक 3 तक की रेंज में अगर आपको ये अच्छी एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन फिर इसका जो लंबा खर्चा है ना, मतलब मोटरसाइकिल तो कहीं से भी मैकेनिक से 50, 100, 200, 300, 500 हज़ार दे के ठीक करा ली, इसका जो खर्चा है ना वो फिर अफोर्ड नहीं होगा। लोग कहते हैं मेंटेनेंस इसकी जो है ना वो बड़ी महंगी है। मैं एक मल्टीनेशनल जापानीज़ कंपनी सुजुकी कंपनी को 23 ईयर्स मोटरसाइकिल डिपार्टमेंट में दे के आया हूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटी में, और मैंने फील किया है कि इसके अखराजात नहीं हैं। आपकी स्कूटी के पेमेंट 1.5 से 1.25 साल में आप रिकवर कर चुके होते हैं, ठीक है, पेट्रोल की सेविंग में। इसके अंदर ट्यूबलेस टायर है, अगर आप एक लिक्विड डाल लें 8 से 10 महीने, आपका पंचर अगर हुआ है, कील निकालें, हवा भरें, पंचर क्लियर हो गया। आपका 2-2.25 यूनिट बिजली का सिर्फ यूज़ होता है, 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर आप चला रहे हैं, तो आपके अखराजात कहाँ हैं फिर? ना आपका ऑयल चेंज हो रहा है, ना गरारी सेट चेंज हो रहा है, ना कोई चीज़ है। माइनर से अगर कोई खर्चा निकलेगा 1.5 साल 2 साल में, तो क्या होगा, 10,000 किलोमीटर के बाद तकरीबन लेदर चेंज होते हैं, और 10-12 हज़ार किलोमीटर के बाद टायर चेंज होते हैं। आप एवरेज निकालें, आप 1.25 साल में पेमेंट पूरी रिकवर कर चुके होते हैं और आपकी स्कूटी वहीं खड़ी होती है। बिल्कुल सही। इसमें जो बैटरी है सबसे ज़्यादा खर्चा उसका होता है, कितने % चांसेस होते हैं कि बैटरी ख़राब हो जाएगी?
अभी तक लिथियम में कोई ऐसा इशू मैंने देखा नहीं है। लिथियम हमने डाल के दिए हैं कस्टमर्स को। अब लिथियम बैटरी के अंदर आ रही है ये। उन्हें मैं डर के सिर्फ कस्टमर से ये कह रहा होता हूँ कि आपको 18 महीने की वारंटी दे रहा हूँ, वैसे 4 साल तक चलती है ये। मोस्टली हमारी फैमिली जो फीमेल लेडीज़ हैं वो 4 किलोमीटर चलाया खड़ी, 10 किलोमीटर चलाया खड़ी। इसको मैक्सिमम यूज़ करना है। आपने ख़रीद लिया है, बैटरी बेस एक आइटम है, तो उसको कैसे आप सेव करेंगे, उसे यूज़ करें। अप डाउन होती रहेगी, मैक्सिमम कभी ख़राब नहीं होगी। ख़राब खड़े होने अगर आपने खड़ी कर दी है बाइक और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो जो है वो ख़राब हो जाएगी। मैं चाहूँगी आप हमें इसके कुछ फ़ीचर्स बताएं। चलाने में आसान है, ऑब्वियसली कंफर्ट भी है, मुख्तलिफ जो रेट्स हैं वो हमें मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आते हैं। और वो सही बात है कि 1.5 लाख से शुरू होकर, मतलब 140 से 150 से शुरू होकर ये 3, सवा 2, 3 तक भी जाती है। डिस्प्ले सर मुझे ज़रा कोई एक स्टार्ट करके दिखाएं, चाबियाँ सबकी लगी हुई हैं। ये अगर आपको दिखा सकें कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो डिमांड में भी हैं लोग। और मैं जब भी ख़वातीन को ये चलाते हुए देखती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि भाई वो कंफर्टेबल महसूस करती हैं, इंडिपेंडेंटली जो है वो बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप में, बाजार जाने में, इवन जॉब वर्किंग ख़वातीन कल भी मेरे पास एक आके बैठी हुई थी, माशाल्लाह सेटिस्फाइड हैं वो और परफेक्ट परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने कुछ 15 महीने 18 महीने हो गए हैं चला रही हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने 15 महीने बाद उसके ब्रेक शू चेंज करवाए। बिल्कुल। अच्छा, तो आपने कहा कि टायर चेंज कराने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें लेदर चेंज कराना पड़ता है, क्या वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं? जी अब इजीली इस बाइक के मैकेनिक्स अवेलेबल हैं? क्योंकि यूजुअल मैकेनिक्स की थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि लोग अभी भी हेजिटेट कर रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्टेज है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं, चल रही है तो मेरे पास आए, लड़के बैठे हैं और वो करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बजट आ रहा है, कल बजट अनाउंस किया जाएगा, गाड़ियों के हवाले से भी बात हो रही है कि जी गाड़ियाँ महंगी, हाइब्रिड गाड़ियाँ महंगी, कुछ इंपोर्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम। अब आइटम तो ये भी इंपोर्टेड है, बाहर से आ रही है, क्या इसकी भी कोई खबर आ रही है कि ये महंगी होने जा रही है? कुछ र्यूमर्स चल रही हैं कि कुछ टैक्सेस बढ़ने हैं, जिसमें मुझे डाउट हो रहा है कि कुछ कंपनीज ने शायद स्कूटियाँ पीछे कर ली हैं कि शायद रेट बढ़ जाएगा तो बेचेंगे। शॉर्टेज की आवाज़ पूरी मार्केट में है, लेकिन दुनिया ने इतनी तेज़ी से ख़रीदी भी है, उससे भी शॉर्टेज आ रही है, तो अभी बजट जो है वो इसको एज सच इफेक्ट नहीं करने वाला। अगर दूसरी मोटरसाइकिलें और महंगी हो गई तो फिर इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ जाएगी। इसकी डिमांड तो बढ़ेगी, ये तो ज़रूरत है। और आप देखिए मुख्तलिफ डिज़ाइंस में, मुख्तलिफ स्टाइल के, विंटेज स्टाइल, ही आपको याद होगा एक वेस्पा आता होता था जो हमारा वो ब्लू कलर का एक स्कूटर होता था, उसकी जो पूरी लुक है वो भी नज़र आ रही है। तो आपको मार्केट में ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ ऑप्शंस की सूरत में डिफरेंट प्राइस के अंडर टैग नज़र ज़रूर आएंगी। और यही बात है कि जब जैसे अभी हमें बट साहब बता रहे थे कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मार्केट में अब इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज़ की थोड़ी सी शॉर्टेज जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास नज़र आना शुरू हो गई है। वो 2 तरह की शॉर्टेज होती है, एक तो बजट आ जाए उसके बाद स्टॉक निकालेंगे और देखेंगे कीमत पर क्या असर पड़ता है, शायद हम भी उससे प्रॉफिट कर। दूसरा ये है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो फिर जो है फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उस तरह से बन नहीं रही होती हैं। और फिर मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तब भी एक गैप जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। बहरहाल अब कल जब बजट अनाउंस होगा तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि किस तरह से ऑटोमोबाइल, किस तरह से ऑटो पॉलिसी चेंज होती है, किस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों या मोटरसाइकिलों पर उस पॉलिसी का असर पड़ता है, किस तरह से एक आम आदमी जो गाड़ी लेने का ख्वाब देख रहा है वो उसका ख्वाब पूरा होता है या अधूरा रह जाता है। ये उस बजट स्पीच के बाद जो है वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें गाइडेंस दे रहे थे कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक लेना चाहते हैं और आप ये प्लान कर रहे हैं तो मार्केट में इस वक्त सिचुएशन क्या है। मार्केट में अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज़, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं शॉर्टेज जो है वो पैदा हो रही है। और फिर जब खबरें आती हैं कि जब बजट अनाउंस किया जाएगा मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। और बहुत सी कंपनीज़ में इसकी शॉर्टेज की बात भी आ रही है कि अभी जी इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पर अवेलेबल हैं भी और लोग डिमांड भी कर रहे हैं। तो ये आपकी जेब और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कब और कैसे लेनी है। और फिर ये गवर्नमेंट के बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब वो अनाउंस करेंगे उस स्पीच के बाद असल में चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि गाड़ी महंगी हो रही है तो कितनी हो रही है, गाड़ी अगर आसानी से आपको लीज़ पर अब मिल जाएगी, कुछ पॉलिसी अगर चेंज हो रही है तो वो कैसे आसानी से होगी, और अगर आप इंपोर्टेड गाड़ियों को महंगा कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली बजट के बाद ही क्लियर होंगी। लेकिन मार्केट में इस वक्त उन तमाम तजावीज़ से जो इस वक्त खबरों की सूरत में सामने आ रही है, एक अनसर्टेनिटी और जो डिसबैलेंस सा है वो नज़र ज़रूर आ रहा है। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।